हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल क्वेश्चन हब पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के बिहार बोर्ड के हिंदी के चैप्टर में बातचीत का संपूर्ण अर्थ आज समझेंगे। यानी कि आज हम लोग हिंदी के बातचीत चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका पूरा संपूर्ण अर्थ समझेंगे। पुस्तक के बारे में ये किस निबंध को किसने लिखा था, किस निबंध में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट का लेखक परिचय, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1844। निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914। निवास स्थान इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। उसके बाद इनके माता पिता जो थे, पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे, माता पार्वती देवी सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बचपन में संस्कृत का शौक जगाया। शिक्षा जो है प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास की। उसके बाद इन्होंने 1869 से 1875 तक स्कूल में अध्यापन, 1885 में सीएलई स्कूल में संस्कृत अध्यापक थे और 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नियुक्त थे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़नी पड़ी है क्योंकि इनका उर्दू स्वभाव के थे। उन समय इन्होंने क्या किया, लेखन किया। और विशेष परिस्थिति में जब पिता का निधन हो गया तो इनके निधन के बाद पिता का पैतृक व्यापार संभालने के लिए घर में गृह कलह का सामना करना पड़ा और इन्हें घर की जिम्मेदारी आर्थिक तंगी के बावजूद 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला, जो कि 33 वर्ष चला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 33 वर्ष हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाले थे, जो कि 33 वर्ष चला और ये 1877 में निकाले थे। इसके बाद इन्होंने रचनाएं की, जैसे उपन्यास लिखा, राष्ट्रीय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100,000 एक सुझाव, गुप्त इत्यादि। नाटक लिखा, पद्मावती, वेणी संहार, नंद दमयंती स्वयंवर, भारत जननी इत्यादि। उसके बाद इन्होंने प्रश्न लिखा, जो कि जैसा काम वैसा काम नहीं, रोशनी का विष। निबंध इन्होंने 1000 से भी अधिक लिखा था, जिसमें भट्ट निबंधमाला नाम के 2 खंड में प्रकाशित थे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम लोग बातचीत और निबंध का अर्थ समझने वाले। आज हम लोग बातचीत के निबंध का अर्थ समझेंगे। क्या समझेंगे? अर्थ समझेंगे। यही इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि आज इसका संपूर्ण अर्थ के बारे में बताऊंगा। आप लोग जल्दी से जल्दी अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जल्द ही मैं आज हिंदी से रिलेटेड और भी वीडियो लाने वाला हूँ। इसलिए जल्दी से जल्दी लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यानी कि लेखक कहते हैं कि ये तो सभी स्वीकार कर लेंगे कि मनुष्य को, देखिए, मनुष्य को बहुत तरह की शक्तियां और वरदान प्राप्त है, जिसमें से एक भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, जिसमें वाक शक्ति भी एक है। यानी वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति, बातचीत करने की शक्ति, उनमें से एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अटकल रहती
और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल है। कवि कहते हैं कि वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती, अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि ये गूंगी सृष्टि कैसा हाल होता है, इस गूंगी सृष्टि का ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास भी बोलने की शक्ति नहीं थी। सब लोग लुढ़ गुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते। सब लोग लुढ़ गुंज यानी कि पूरा शांत, एक शब्द आवाज नहीं से मानो कोने में बैठा दिए जाते, मतलब लगे कि कोई कोना में बैठा रहता है, कैसे चुपचाप शांत उस तरह से बैठा दिए रहते हैं। और जो सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह सुन सकते। कवि कहते हैं कि जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, यानी कि हमें किसी प्रकार का सुख होता है या हमें किसी प्रकार का दुख होता है, तो हम अपने सुख दुख को कम करने के लिए, दुख को कम करने के लिए या सुख को बढ़ाने के लिए आपस में सुख दुख को बांटते हैं। तो ये सुख दुख का अनुभव जो है हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। दूसरी के इंद्रियों के द्वारा करते, दूसरे आंखों के द्वारा करते। उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन सकते, कुछ ना कह सुन सकते। इसी अवाक होने के कारण यानी शांत होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ बोल भी नहीं सकते। इसी वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच इसी वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। यानी कि इसी बोलने की शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच को ही कहते हैं वक्तृता। क्या कहते हैं? वक्तृता और बातचीत दोनों, यानी कि जितने भी बोलने के फायदे हैं उसमें से एक है स्पीच, जो कि बहुत ही चर्चित है, और एक बातचीत। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। तभी कहते हैं कि स्पीच जो है वो बातचीत का ढंग ही निराला है, यानी कि स्पीच से बातचीत का कोई ढंग ही नहीं है, ढंग ही अजब ढंग है। बातचीत में वक्ता को नाज नखड़ा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह बड़े अंदाज में गिन कर पांव रखा हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यावाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। कवि कहते हैं कि बातचीत से किसी भी वक्ता यानी किसी भी व्यक्ति को नाज नखड़ा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है तो उनको नाज नखड़ा या किसी के बारे में जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पांव रखा हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यावाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे। यानी कि ये स्पीच की तरह बातचीत में जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, चेयरमैन, मजलिस इस तरह का कार्य करे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, जहाँ कोई मर्म या नोक की जुटिली बात
वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। वक्ता महाशय जब स्पीच देते हैं तो जहाँ कोई मर्म यानी कि कुछ ऐसी बात जो कि मन को भा जाए, कुछ ऐसी बात जो कि मन को पसंद आ जाए, या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से जैसे ही निकलता है, यानी वक्ता महाशय ऐसी चुटली बात जैसे ही बोलते हैं, वैसे ही ताली की ध्वनि कमरा से गूंज उठता है। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है। यानी इसलिए जो है वक्ता जो है उनको खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है। यानी कि जो वक्ता जो स्पीच देते हैं व्यक्ति, उनको खामखा ढूंढकर ऐसी स्पीच की लाइन को लाना ही पड़ता है, वक्तृता में लाना ही पड़ता है, ताकि पूरा कमरा जो है ताली ध्वनि से गूंज उठे, जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। करतल ध्वनि मतलब कि कुछ ऐसा ध्वनि जिससे कि और किसी का स्पीच सुनने समझने में और आनंद आए, जो कि लोग ताली खहाटे मारते हैं, उसी को हम करतल ध्वनि कह सकते हैं। कहते हैं वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। कभी कहते हैं कि हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा ही घरेलू ढंग है कि उसमें ना कोई करतल ध्वनि है, यानी ना कोई मजाकिये बात है जिसका कोई मौका है, यानी इसका कोई मौका नहीं है मेरे बातचीत के ढंग में। ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात रहती है, मतलब मेरे बातचीत में लोग कभी कहे उड़ाते ही नहीं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम कभी कहते हैं कि हम दो व्यक्ति हैं जो प्रेम पूर्वक क्या कर रहे हैं, संलाप कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं। कोई चुटकुली बात आ गई तो हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है, यानी कि कभी उतना जोर से नहीं हंसते। जब दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई भी चुटकुली बात आ गई, थोड़ा सा ठोड़ को फड़काकर हंस पड़े। इसी हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। जो भी लोग स्पीच सुनते हैं उसके मन में जोश और उत्साह पैदा कर देने वाला बात है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग। घरेलू बातचीत है जो ऐसी बातचीत है जो मन रमाने का ढंग है, यानी कि जो मन में आए वो हम बात कर रहे हैं अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकार हो, धमके खाती फिरती है, यानी कि घरेलू बातचीत में जो है स्पीच की वह संजीदगी जो है वो बेकार हो जाती है, धमके खाती फिरती है स्पीच। जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। कभी कहते हैं कि जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कुछ भी पीना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, कूदना चाहिए, उसी तरह बातचीत का भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। यानी कि व्यक्ति को जो है बातचीत का अत्यंत आवश्यकता है। किसको? तो व्यक्ति को।
व्यक्ति को जो है बातचीत का अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी को मजेदार बनाना चाहता है तो वो कुछ खाता है, कुछ पीता है, चलता है, फिरता है आदि कोई भी कार्य करता है जो कि उसके लिए जरूरत है, तो वो बातचीत को भी उसका अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मनोभाव या धुएं जमा रहते हैं वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कवि इन वाक्यों के माध्यम से कहते हैं कि जो कुछ मनोभाव या धुएं जमा रहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा मन में खोट या कोई भी ऐसा मन में धुआं या कोई भी ऐसा मन में विचार जो कि आपके मन को धुएं की तरह भर देता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो वैसा स्ट्रेस या वैसा आप कह सकते हैं वैसा स्ट्रेस कहिए, वैसा तनाव कहिए, वैसा तनाव को बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकलना पड़ता है। चित्त हल्का और मन स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। जब इस तरह की बातें होती है तो चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत करने का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अब जिनको बातचीत का लत पड़ जाता है वो खाना पीना सब चीज छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। वो इतना बड़ा अपना लॉस कर देते हैं, लेकिन वे बातचीत का मजा लॉस नहीं करना चाहते। और रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। बताइए, ये बहुत ही अचंभित बात है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख तक देखने को नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा। 16 वर्ष की उम्र में यह व्यक्ति रॉबिन्सन क्रूसो कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा और उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को एक ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। यानी कवि कहते हैं कि यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, वो जो फ्राइडे था वो अपनी जंगली बोली में उसे कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद आया मानो उसके नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। आगे कवि कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की या सुख लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। अब आप बताइए कि जो ये रॉबिन्सन क्रूसो थे, इन्हें 16 वर्ष तक जो है मनुष्य की वाक शक्ति को
सुने भी नहीं थे। और इसी से सिद्ध हो गया कि मनुष्य की वाक शक्ति का सुख लेने की ताकत है, जिन्हें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार भी नहीं हुआ, उनके बारे में पता भी नहीं था, सो उन्हें इतना आनंद आया। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपनी आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण करना कर लेना शब्दों के ही द्वारा होता है। कवि कहते हैं कि अपनी आभ्यंतरिक भाव यानी कि अपने आंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय अपने ग्रहण कर लेना या आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। और सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये लाइन हम हाईलाइट करेंगे कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। आगे कवि कहते हैं, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ में। यानी कि कवि कहते हैं कि बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जाए जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझे। एडिसन को मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का कहना है कि एडिसन का मत मतलब वह एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है, 2 व्यक्तियों के बीच। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बातें कोसों दूर की। आपने अपनी जीवन शैली में कभी देखा होगा कि जब आप अपने कोई प्रिय मित्र या कोई 2 व्यक्ति के बीच बातचीत होती है, वो बहुत ही खतरनाक बातचीत होती है, वो बहुत ही दिल से की गई बातचीत होती है, वो बहुत ही चाह वाली बात होती है। और यह जो है, जब 3 व्यक्ति हो तब 2 की बात कोसों दूर। 3 व्यक्ति में वैसी बातचीत नहीं होती। कहा भी है कि 6 कानों बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या निपट मुंह में पड़ी बात खुल जाती है। कहा भी गया है कि 6 कान यानी कि 3 व्यक्ति, आप अंदाजा लगा सकते हैं 6 कान बोला है, यानी कि टोटल कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति के कानों के बीच बातचीत निरस्त हो जाएगी, उसे निपट मुंह में पड़ी बातें खुल जाती है। दूसरे यह है कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपने अपने या तो वे दोनों अपनी या तो वे दोनों अपनी अज्ञानी समझ बनाने लगे। यही लिखा हुआ है, या तो वे दोनों अपनी मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगे। मूर्ख यहाँ पर होगा, मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। आगे कहता है कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन, जैसे
गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाते हैं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगा। कभी आपने देखा होगा कि गर्म दूध और ठंडे पानी को के दो बर्तन पास पास में साट के रखे जाते हैं तो एक का असर दूसरे में पहुंच ही जाता है। कभी देखा होगा कि दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। तो कभी कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। अगर वो एक दूसरे को नहीं भी देखे तो फिर भी उन दोनों का एक दूसरे के पास गुप्त असर पहुंच जाता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर, सिर्फ पास बैठने पर इतना असर होता है तो बोलिए बातचीत करने में कितना अधिक असर, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब ठीक इसी बात को अगर हम तीन व्यक्तियों के साथ देखें तो मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीन चित्त मानो तीन कोण है, तीन चित्त मानो तीन कोण है, तीन चित्त मानो तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं। वो जो असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है और जो बातचीत तीनों में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जल जाती। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। अगर चार व्यक्ति हो जाते हैं तो फिर बेतकल्लुफी की कोई सीमा नहीं होती, खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजादगी के लक्ष्य से सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोगल कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कर सकते। यानी कि जो दो व्यक्ति के बीच बातचीत होता है जिसे संलाप कहते हैं वो चार व्यक्ति या चार से अधिक के बीच नहीं हो सकते। इस बातचीत की अनेक भेद हैं, इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। अक्सर आप वृद्ध लोगों को देखेंगे, बूढ़े सूढ़े लोगों को देखेंगे, वो अक्सर जो है बातचीत करते हैं प्रायः जमाने की शिकायत करते हैं। जो अभी जमाना चल रहा है उस पर शिकायत करते हैं। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिससे आदमी के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। ये बाबा लोग जो है, ये बूढ़े सूढ़े लोग जो है समय की ऐसी दास्तां शुरू करते हैं, समय की ऐसी दास्तां के बारे में बातचीत करते हैं जिसमें 4 सच हो तो 10 झूठ होते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत ना हो। एक बार उनका बातचीत का घोड़ा जहाँ छूटा, पहाड़ों बीत जाएगा लेकिन उनका बात का अंत नहीं। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की नीति का अनुमोदन और उस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा।
यानी कि प्रायः जो है अंग्रेजी राज्य, प्रदेश, पुराने समय की रीति नीति का जो अनुमोदन और इस समय के सब बातें लायक नौजवान की निद्रा जो है इनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है। पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर द्वीप पर नाचा करेंगे। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके द्वीप पर तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, स्पेंसर यही सब नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दिगड़े नेस्त अखाड़ेपन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों के बातचीत का कुछ जायजा ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने का कभी भाग्य लड़ा। यानी कवि कहते हैं कि रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा, यानी बातचीत का समुद्र उमड़ा चला आ रहा। इसमें जो रस है, इसमें जो आनंद है, उसका समुद्र उमड़ा चला आ रहा। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जो इस रसनी बात सुनने का कभी भाग्य मिला। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा, यानी कि दो बूढ़ी जो है तो वो उन लोगों का बातचीत बहू बेटी वाली होती है। अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा होगा या वे बिरदाने का कोई ऐसा रमण सरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में थोड़े दांत निकाल लेने लगे। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गाते जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। यानी कि लड़कों की जो बातचीत वो खिलाड़ी अगर है तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह मांगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। यानी कि स्कूल के लड़कों की जो बातचीत का उद्देश्य होता है अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, ऐसी बात नहीं सिर्फ शिकायत या तारीफ, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्र में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिछुई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते। कोई भी विवाह होता है तो उनके बीच हमारे गांव समाज में एक बिछुई होता है जो कि दोनों पक्ष को संबंध करता है, दोनों पक्ष को के बीच संबंध बनाता है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। झंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने का अनेक प्रकार और ढंग है। झंडू खाने की बातचीत भी अलग निराली होती है और निदान जो होता है उसका बात करने का अनेक प्रकार है और ढंग भी अनेक है। यूरोप के लोगों में
बात करने का हुनर है। बुक में तो यूरोप लिखा हुआ है, बाकी ये यूरोप है कि क्या इसके बारे में, मुझे तो लगता है ये यूरोप है। तो यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बुक का नाम है, जो कि यहाँ तक बढ़ा है कि ये स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विद्वन मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिनके सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं, कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरना क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकाते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यानी कि सुहृद गोष्ठी की जो बातचीत की तारीफ है, इसकी बात करने वालों की लिकायत का नाम है, लियाकत का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत करने वाली तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट, यही एक बातचीत में भी प्रकट न हो। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में सीधे, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। यानी कि जो रस आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में है, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, वे आएगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ, वरना कपट और एक दूसरे को अपनी पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभार की सामग्री वहाँ बहुत आयत के साथ आपको मिलेगी। कवि कहते हैं कि मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों में झपटा झपटी के, मुर्गा और बटेर मतलब कोई जीव है नहीं, उनकी लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनके नीरस काव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ। अब उनके काव में किसी संलाप की चर्चा चलाते हैं तो वो व्यर्थ है। कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में संलाप कर रहा है, परंतु अगर वहां पर इस झपटा झपटी की तरह कोई बातचीत हो रही हो, तो वहां अपना संलाप देना व्यर्थ, संलाप चलाना, संलाप की चर्चा चलाना व्यर्थ। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश में परास्त कराने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुत आयत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांच करते रहे, काव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। घंटे भर तक वहाँ काव करते रहिए, कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्त के बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों को इनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगा। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता,
पर इसमें एक प्रकार का एक ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। आगे कहता है, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो भी दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे की कृतार्थ। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि है। अगर हम उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की ओर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसके 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका, इसी प्रकार इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त का एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हों, अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाव एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को भी बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यही था आपका निबंध, और यहाँ तक आपका निबंध था। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उम्मीद है कि आपको यह निबंध बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह निबंध अच्छा लगा तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे अभी यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, ना ही ज़्यादा व्यू है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देख लीजिए यही चैनल है @सुजन क्वेश्चन हब। इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह का और इससे भी मज़ेदार वीडियो लाऊं और आपको पसंद हो। तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में आपको
इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, ब्लॉग बोलता हूँ सॉरी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।